हेलो। देखिए, जो आरटीपी है 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाली है नवंबर में, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। जनरली सारे अमेंडमेंट्स को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए, जो आरटीपी में जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं, देखा जाए तो आरटीपी 52 पेजेस की है। तो 52 पेजेस में कुछ स्पेसिफिक स्टेचुरी अपडेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। जिसमें मैं सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन है, देखिए नोटिफिकेशन के एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, इसके रिगार्डिंग हम पूरा डिस्कस करेंगे और इसकी खास बातें जो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 47। तो ये कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से खरीदी जाती है, एक्सचेंज की जाती है वहाँ पे, और अगर would not be considered as a transfer and attracting capital gain tax where the consideration of such transfer is paid payable in foreign currency। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में पेबल किया गया है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के ऊपर ये ट्रांसफ़र होती है, तो इसको ट्रांसफ़र नहीं माना गया है। अब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी है, तो ये उसकी पूरी लिस्ट है। म्यूचुअल फॉरेन करेंसी डोमिनेशन बॉन्ड, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, फॉरेन करेंसी डोमिनेशन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी, यूनिट ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जिसको कि एग्जम्प्ट किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हो सके तो आप नोटिफिकेशन भी याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोटिफिकेशन सारे पढ़ना चाहिए। नोटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन रिसिप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम whom would not attract the provision। तो ये वाला जो सेक्शन स्पेशली बात कर रहा है कि सेक्शन 56 अब सेक्शन 2 यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होने वाला है। नोटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन रिसिप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम होम वुड नॉट अट्रैक्ट, मतलब जो अदर सोर्सेज में सेक्शन 56(2) है, उसके लिए नोटिफिकेशन है कि यहाँ पर उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। चलिए तो इसको समझते हैं। जैसा कि हम सेक्शन उसमें जानते हैं कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग को ट्रांसफ़र किया जाता है और अगर उसकी स्टाम्प वैल्यू ड्यूटी 50,000 से एक्सीड करती है और सेल कंसिडरेशन का 5%, जो हमने पूरा अमेंडमेंट में पढ़ा हुआ है, 50,000 और सेल कंसिडरेशन का 5%, इससे ज़्यादा एक्सेस हो जाती है तो अदर सोर्सेज में उसको हम क्या करते हैं, टैक्सेबल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एग्जम्पशन दी गई है। तो ये एग्जम्पशन हम पढ़ें। According to the central government has wide notification inserted rule number 11 UAC to provide that proviso section shall not apply to any immovable property being land or building received by resident of unauthorized colony in the national territory of the Delhi। तो ये एक स्टेट है कि अगर अनऑथोराइज कॉलोनी है और वहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई ट्रांसफ़र किया जाता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसके ऊपर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में इसको ट्रांसफ़र नहीं माना गया है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट रेगुलराइज द ट्रांजेक्शन ऑफ सच मूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पावर ऑफ अटर्नी। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब यहाँ आपको मीनिंग बता रखा है कि रेसिडेंट अथोराइज कॉलोनी कौन सी होती है। इसको आप एक बार क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, तो इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 12 में असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़ में भी है। तो यहाँ पे रेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो रेट हैं जो बिल्कुल रिसेंटली, क्योंकि अब जो टैक्स के रेट हैं, न्यू सेक्शन 115 BAB एंड हैव बीन इंसर्टेड बाय टैक्सेशन लॉ अमेंडेड एक्ट 2090 प्रोवाइडिंग फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन। तो इसको हम समझते हैं कि कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन ये कहाँ से लगेंगे, आपके असेसमेंट ईयर 2021 से। तो एप्लीकेबिलिटी समझें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर जो रेट है वो 15%, रेट ऑफ सरचार्ज लगेगा 10%, इफेक्टिव रेट हो जाएगा आपका 17.6। तो इनके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। न्यू सेक्शन है ये। तो यहाँ आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर जो रेट है वो 17.16 हो गया, और एनी डोमेस्टिक कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर एनी है, तो उनके लिए रेट है 22%। तो ये रेट आपको ध्यान रखना होगा। एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनकम विच कंसेशनल रेट, द रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ
इनकम डिराइव फ्रॉम दी इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर ही ये लगेगा। रीड विथ पॉइंट नंबर 11 द रेट ऑफ 30%। तो अगर यहाँ पर वो केवल मैन्युफैक्चरिंग में लगे, मैन्युफैक्चरिंग में, तब ये रेट अप्लीकेबल होगा। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और अगर कहीं स्पेसिफिक रेट नहीं है तो वहाँ पे आपका एज यूजुअल जो पुराना रेट 25% था वही आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो रेट को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा हमें। फिर उसके बाद रेट ऑफ टैक्स ऑन STCG डिराइव फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स विच नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो कंपनीज के लिए रेट हो जाएगा वो 25.16 रेट हो जाएगा। उसके ऊपर 22% रेट है, 10% प्लस। तो ये भी एक नया इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, अमेंडमेंट है। रेट ऑफ टैक्स STCG डिराइव फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड अंडर, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया तो ये स्पेसिफिकली डेप्रिशिएबल। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है, आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब कंडीशन टू बी फुलफिल टू अवेल कंसेशनल रेट फॉर टैक्स एंड एग्जम्पशन फ्रॉम मैट। तो अगर आपको मैट में एग्जम्पशन चाहिए तो आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन देखिए, न्यूली सेटअप कंपनी, तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। सेटअप एंड रजिस्टर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 होना चाहिए। कॉमर्स, इट शुड कॉमर्स कमेंस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात अगर देखें, इट शुड नॉट बी फॉर्म बाई स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो जो 25% का जो कंसेशनल रेट है, और देखिए इनको मैट नहीं भरना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर नॉर्मल रेट से प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आरटीपी से क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन आ ही जाएगा। उसके बाद इट डज नॉट यूज़ एनी मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज फॉर, मतलब ओल्ड मशीनरी नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज ए होटल और कन्वेंशन सेंटर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बनाया गया है। तो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग डज नॉट इंक्लूड, तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगी। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चरिंग से बाहर किया गया। माइनिंग, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स, बूटिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन एनी अदर बिजनेस एज मे बी नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो ये एक अमेंडमेंट्स हैं। उसके बाद कॉमन कंडीशन फॉर बोथ सेक्शन फॉर अवेलिंग द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एंड एग्जम्पशन फॉर मैट। तो ये आपको कॉमन कंडीशन दी गई है इन केस ऑफ कंपनी ऑप्टिंग सेक्शन 11, ये न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है, 115 BBAA और 115 BAB। तो एग्जाम में आएंगे 100% विदाउट प्रोवाइडिंग डिडक्शन। तो ये कुछ इन केस ऑफ कंपनी ऑप्टिंग आइदर सेक्शन 115 BBAA और BAB, टोटल इनकम शुड बी कंप्यूटिंग विदाउट प्रोवाइडिंग द डिडक्शन अंडर ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सब की डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब जो आपको इनकम का कैलकुलेशन करना है विदाउट प्रोवाइडिंग डिडक्शन अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। इन सेक्शन में आपको इन कंपनीज को डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये कौन कौन से सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 10AA एग्जम्पशन फॉर प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम द एक्सपोर्ट। तो सेज में, अगर सेज यूनिट में जो एग्जम्पशन मिलती है प्रॉफिट 10 ईयर तक एग्जम्पशन होता है, इनको नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन 20% और 30% नहीं मिलेगा। 32 AD डिडक्शन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सारे बिजनेस प्रोफेशन में हमने पढ़े हुए हैं। 32 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 33 AB का नहीं मिलेगा। 33 AB है आपका टी मैन्युफैक्चरिंग और कॉफ़ी वाला, जिसमें 40% प्रॉफिट का क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। 33 ABA के ये सारे डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, तो ये आपको एक बार याद रखने पड़ेंगे। वेटेड एवरेज, साइंटिफिक रिसर्च के भी डिडक्शन इनको नहीं मिलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक रिसर्च आप याद रखिए, 32 AD याद रखिए, सेक्शन 32, ये तीनों के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि ये कॉमन सेक्शन है। ये वाला भी 10AA 32, उसके बाद मैं एक बात कर रहा हूँ ये टी कॉफ़ी वाला, और उसके बाद एक साइंटिफिक रिसर्च की वेटेड एवरेज डिडक्शन भी ऐसी कंपनीज को नहीं दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी वेटेड एवरेज डिडक्शन के रिगार्डिंग बात हो रही है। इन वेटेड एवरेज डिडक्शन इन कंपनीज को नहीं मिलेंगी, और 80I और 80 RRB की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी इन कंपनीज को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइनें आपको सेक्शन वाइज याद रखना पड़ेगा। बाकी मैंने ओवरऑल रीड किया है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था वही है।
और एक और बात ध्यान रखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ मेट क्रेडिट। तो सिंस इट इज़ न्यू कंपनी देयर वुड बी नो ब्रॉक फॉरवर्ड मेट क्रेडिट, तो यहाँ पर ब्रॉक फॉरवर्ड मेट क्रेडिट का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये भी आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एडजस्टमेंट फॉर ट्रांजेक्शन विद पर्सन हैविंग क्लोज रिलेशनशिप इफ द असेसिंग ऑफिसर ओपिनियन दैट द कोर्स ऑफ बिजनेस बिटवीन द कंपनी। एक बार फिर से रीड करते हैं इसको, मिनट शेल में आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ट्रांसफर प्राइसिंग का इंपॉर्टेंट है कि अगर मान के चलिए असेसिंग ऑफिसर ने जो प्रॉफिट डिटरमाइन किया है और जो आपने डिस्क्लोज किया, लिख रहे हैं ना, द अमाउंट ऑफ बीइंग प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिटरमाइंड बाई द असेसिंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द पर्सन। तो जो सेक्शन 92 में हम लोग पढ़ते हैं, ये इन केस अरेंजमेंट रेफर्ड अबव इन्वॉल्व ए स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, वो मान के चलिए सेक्शन 92 बी में अगर वो स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में कवर होता है, सो देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सच ट्रांजेक्शन वुड बी डिटरमाइंड बाइंग कंसिडरिंग द आर्म लेंथ प्राइस। तो अगर मान के चलिए इस प्रकार की कंपनी ने कोई ट्रांजेक्शन किया जो कि 92 बी में कवर होता है, जो कि स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में आता है, सो एक बात हमें ये ध्यान रखना होगा, द अमाउंट बीइंग प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा ना, वो बड़ा ही खतरनाक टैक्स है। देखिए 34.32 टैक्स लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा 34.32% टैक्स लगेगा, क्योंकि ये सेक्शन 92 में कवर है अगर क्लोज रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट होता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय द कंपनी विद इन द प्रिस्क्राइब, द बेनिफिशियल प्रोविजन ऑफ द सेक्शन वुड अप्लाई ओनली इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब मैनर बिफोर द ड्यू डेट। तो ध्यान रखिए ये एक बेनिफिशियल सेक्शन है, इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं कब, अगर आप मतलब ये ऑप्शनल सेक्शन है, आप नॉर्मल कोर्स से भी जा सकते हैं जैसे जो 115 JB होता है, और 115 BAB में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको ये ऑप्शन अगर ऑप्ट करना है, सो आपको बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और वंस द एक्सरसाइज सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज वुड अप्लाई टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, तो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर तक लगेगा। फर्दर वंस द ऑप्शन हैज़ बीन एक्सरसाइज फॉर एनी इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉल भी नहीं कर सकते इसको आप, मतलब आपने एक बार 115 BAB में अपना असेसमेंट कराने की सोची है और आप सोच रहे हैं कि हम इस ऑप्शन को विड्रॉल कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन, पूरी हाइलाइट्स बता रहा हूँ सेक्शन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट सरचार्ज के बारे में बात करें, तो ये आपको सरचार्ज के रेट याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये अमेंडमेंट है। रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 20 and 21 वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग अंडर सेक्शन। तो ध्यान रखिए 111 है, ये जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और ये कैपिटल गेन जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिक्योरिटीज़ वाला है, अगर 50 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है तो 10% लगेगा। STCG कंपोनेंट ऑफ टोटल इनकम 30 लाख है, और ये जो इसकी लिमिट दे रखी है, सरचार्ज वुड बी लिमिट 10% ऑफ द इनकम कंप्यूट ऑन द टोटल इनकम ऑफ 95 लाख। कंपोनेंट्स ऑफ टोटल इनकम जिसमें कि 30 लाख आपका STCG है, 25 लाख वो है। तो अगर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये कोई वो है कि अगर मान के चलिए आपके पास 30 लाख की STCG है, 25 लाख की LTCG है और 40 लाख की अदर इनकम है, तो टोटल हो गया 95 लाख। उस 95 लाख का 10% आपको क्या करना है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पे आपका 1 करोड़ से कम है, और देखिए यहाँ पे 15% हो गया क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, 60, 65 और 50। तो ये सरचार्ज की रेट भी आपको याद रखना चाहिए। और वेयर टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो 25% हो जाएगा। द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ इनकम चार्जेबल 15%। सो ये सारे सरचार्ज के रेट हमें क्या करना है, याद करना है। वेयर द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, देखिए यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोल रहे हैं कि अगर ये वाली एक्सक्लूड करके 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। तो ये पूरे सरचार्ज के रेट आपको लास्ट डे पे एक बार देख लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टैक्स फॉर इंडिविजुअल एओपी बीओआई जुडिशियल पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सो देखिए एडवांस टैक्स के लिए स्पेशली वेयर टोटल इनकम इज़ ग्रेटर देन 50 लाख बट लेस देन 1 करोड़, तो यहाँ पे 10% हो जाएगा, यहाँ पे 15% हो जाएगा। तो ये सारे आरटीपी में अपने को एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या नीचे अमेंडमेंट्स आए हैं। वैसे करंट आरटीपी के, हाँ करंट आरटीपी के एमसीक्यू जरूर आप सॉल्व कर लें। अब ये चैरिटेबल ट्रस्ट में एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि अमेंडमेंट इन रूल 17C इंक्लूड इन्वेस्टमेंट मेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, क्या लिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन इट्स सब्सिडरी कंपनी एज ए परमिसेबल फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। तो यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट ने अगर मान के चलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इसके अंदर कोई पेमेंट किया है तो उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए पेमेंट किया गया माना जाएगा। सेक्शन 11 परमिट्स एक्यूमुलेशन ऑफ 15%, 15% तो मैंने ट्रस्ट में बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट ही उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो 85% जो है, जो 85% आपको ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, तो इसको आप अगर इन्वेस्ट करेंगे इसमें तो इसको चैरिटेबल पर्पस के लिए माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है क्योंकि ये 5/3/2020 के आसपास का नोटिफिकेशन है। तो अगर आपने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कंपनीज को कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया गया इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इस बार की आरटीपी में इतना कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देख लेना चाहिए। अब जैसे ये एक डिडक्शन है, डिडक्शन कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, तो मैंने पूरा टीडीएस आपको पढ़ाया है, क्लेरिफिकेशन, और हमने सारे अमेंडमेंट पढ़ लिए हैं, सारे रिसेंट केस लॉस पढ़ लिए। क्लैरिफिकेशन एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 194 एंड मैनर ऑफ कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ व्हेन कैश विड्रॉल हैव टेकन प्लेस प्रायर टू। तो जैसे हमने एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हो बैंक से, ये आएगा एग्जाम में, ये वाला अमेंडमेंट 100% आने के चांसेस है। तो पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा डिटेल में, ये आएगा एग्जाम में। पूरे सेक्शन को हम पढ़ते हैं पूरा डिटेल से। क्लैरिफिकेशन एज टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 194 एंड द मैनर ऑफ कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1 करोड़ देयर अंडर वेयर कैश विड्रॉल हैव टेकन प्लेस प्रायर टू 1 सितंबर 2019। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर 1 सितंबर 2019 के पहले अगर आपने बैंक से कुछ विड्रॉल किया तो उसके ऊपर क्या कंसेप्ट है। तो पूरा सेक्शन ही हम पढ़ लेते हैं ये वाला। The Finance Number 2 Act has inserted Section 194N 1 September 2019 to require every person being banking company, cooperative society in carrying on the business of banking or post office who is responsible for paying in cash। मतलब अगर आप बैंक से या NBFC से या कोऑपरेटिंग से कैश विड्रॉल करते हैं और कितना, एनी सम और एग्रीगेट ऑफ सम एक्सीडिंग 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर मतलब बैंक से आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा विड्रॉल कर लिया पिछले साल में, टू एनी पर्सन फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट मेंटेन्ड बाई सच पर्सन, तो 2% आपको क्या करना पड़ता है, टीडीएस काटना पड़ता है। सम एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए के ऊपर जितना कैश विड्रॉल करोगे ना उसका 2% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। द CBDT हैज़ प्रेस रिलीज 38/2000 क्लेरिफाइड द सेक्शन इज कम इन टू फोर्स ऑन 1 सितंबर 2019। हेंस एनी, क्योंकि ये सेक्शन की जो एग्जिस्टेंस आई है वो सितंबर से आई है, so hence any cash withdrawal prior to 1 September 2019 will not be subject to TDS। तो इसका मतलब 1 सितंबर 2019 के पहले विड्रॉल किए गए उसके ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। हाउएवर सिंस थ्रेशोल्ड लिमिट इज 1 करोड़ इज रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, लेकिन जो 1 करोड़ की जो लिमिट है वो प्रीवियस ईयर 2019-20 में, तो कैलकुलेशन करते समय विड्रॉल फ्रॉम ट्रिगरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन शैल बी कंप्यूटेड। तो जो विड्रॉल करने की टोटल लिमिट है ना वो अप्रैल 2019 से काउंट की जाएगी। तो ध्यान रखिए, हैंस इफ पर्सन इज ऑलरेडी विड्रॉल 1 करोड़ और मोर इन कैश अप टू 31 अगस्त फॉर 1 और मोर अकाउंट मेंटेन विद द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, TDS 2% शेल अप्लाई ऑन ऑल सब्सिक्वेंट कैश विड्रॉल। मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 करोड़ की लिमिट है, तो जब एप्लीकेबल सेक्शन हुआ है 1 सितंबर 2019 से, तो अगर उसके पहले आप 1 करोड़ विड्रॉल कर चुके हैं और अगर 1 सितंबर को 1000 रुपये भी विड्रॉल किया ना तो 1000 रुपये के ऊपर आपका 2% TDS काट लिया जाएगा। अब इस सेक्शन में बताया गया कि कुछ कंडीशन में हम TDS नहीं काटेंगे। वो कौन सी कंडीशन होती है, तो ये वो नाम है जिसमें TDS नहीं काटा जाएगा। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वाइड नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्ट विद द रिजर्व बैंक, द ऑथराइज्ड डीलर
एंड फ्रेंचाइजी एजेंट एंड सब एजेंट, तो कोई अथोराइज डीलर है फॉरेन एक्सचेंज का उसको नहीं, फुल फ्लेज मनी चेंजर एफएफएमसी को ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा उनके ऊपर। परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट नॉन रेसिडिंग विजिटिंग इंडिया फ्रॉम रेसिडेंट इंडिया ऑन देयर रिटर्न इंडिया इन कैश एज पर द डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस इशूड। तो फॉरेन करेंसी परचेस करने के लिए आपको पैसा विड्रॉल करना है। फिर डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ द रेसिपिएंट बेनिफिशियरी, ये छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। फिर आपको इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश वेयर टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल और डिडक्टेबल एट द लोअर रेट अंडर सेक्शन, तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। तो टेक्निकल पार्ट उतना नहीं है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है उसको जस्ट एक बार आपको रीड आउट करना है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको केवल वो टेक्निकल पार्ट जो आपको गो थ्रू करना है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगला सेक्शन है, क्योंकि टीडीएस के ऊपर अमेंडमेंट्स ही आते हैं। टाइम लिमिट फ्रॉम एंड मैनर ऑफ डिपॉजिटिंग टैक्स डिडक्शन इज सोर अंडर सेक्शन 194M। सेक्शन 194 इंसर्ट विद इफेक्ट, ये भी नया सेक्शन है, 1 सितंबर 2019 प्रोवाइड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर 5% बाई इंडिविजुअल एचयूएफ रिस्पॉन्सिबल पेइंग सम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू एनी रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या बोल रहे हैं, with effect from 1st September 2019 provides deduction of tax 5% by individual HUF responsible for paying any sum during the financial year to any resident। अगर किसी भी रेसिडेंट को आपने पेमेंट किया है, किसने किया है, टू एनी रेसिडेंट, किसके द्वारा, इंसर्टेड प्रोवाइड डिडक्शन ऑफ टैक्स 5% बाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू एनी रेसिडेंट। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ ने अगर किसी रेसिडेंट को कुछ भी पेमेंट किया है तो 5% लगेगा। किन चीज़ों के लिए, कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 5%, कमीशन के ऊपर, और बाई वे ऑफ फीस और प्रोफेशनल सर्विस, तो यहाँ पे 5% का रेट मेंशन कर दिए गए। ओनली इंडिविजुअल इन एचयूएफ, तो ये केवल किसके लिए है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अगर तो ये इसकी लिमिट। अब उसके बाद 194 में विद इन 30 डेज, कब तक इसको जमा कराना होगा, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर रेमिटेंस ऑफ टीडीएस विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। तो 30 दिन, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए बोला गया है, क्योंकि इसके पहले इंडिविजुअल को टीडीएस नहीं काटना पड़ता था। ये नए सेक्शन है जिसमें इंडिविजुअल को भी टीडीएस काटना है, तो उसको फॉर्म नंबर 26 QD भरना पड़ेगा, और जिस दिन डिडक्शन किया उसके 30 दिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली इसको रेमिटेंस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, और ये 5% और इंडिविजुअल वाला मैटर आपको याद रखना है। तो केस स्टडी 3-4 नंबर की आ जाएगी इसमें। फिर असेसमेंट प्रोसीजर, फिर आधार कार्ड जो लिंक करना है उसकी डेट जो है एक्सटेंशन कर दी गई है 30/12। इसकी जो नई डेट हो गई है वो 31 मार्च 2021 तक आपको क्या करना है। सब्सिक्वेंटली दिस डेट हैज़ बीन फर्दर एक्सटेंडेड 31 मार्च 2021। तो ये इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थे। अब ये मैं आपको एक पार्ट भेज रहा हूँ, इसके बाद एक पार्ट और भेजूंगा, तो अभी आप इसको पढ़ लीजिए एक पार्ट में कल रिकॉर्ड करके, क्योंकि और एनालिसिस मुझे करना पड़ेगा। तो एक पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपको कल आएगा इसके आगे।